दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रशासन, कला, स्थापत्य एवं साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय इतिहास के मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के प्रशासन, कला, स्थापत्य और साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? आपको बताना है। ऑप्शन है तुर्क, मंगोल, तातार या अरब। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान तुर्क थे। दोस्तों याद रखिएगा, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान तुर्क वर्ग के थे और सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? ऑप्शन ए है दीवान ए बंदगान फिरोज तुगलक, सही है। ऑप्शन बी है दीवाने मुस्तखराज बलवन, सही नहीं है। दीवाने अमीर कोही अलाउद्दीन खिलजी, ये भी सही नहीं है। दीवाने अर्ज मोहम्मद तुगलक, ये भी सही नहीं है। केवल और केवल ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित है। दीवान ए बंदगान की स्थापना फिरोज तुगलक के द्वारा की गई थी। दोस्तों, दीवाने बंदगान विभाग का गठन फिरोज तुगलक ने किया था। ये विभाग दासों की देखरेख करता था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है। ऑप्शन है बलवन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बलवन, ऑप्शन ए। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक बलवन ने सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? आप जानते भी होंगे। ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है एकता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। ये हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास था। ये भूमि का एक विशेष खंड होता था जो सैनिक या सैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता था, लेकिन वे इस भूभाग के मालिक नहीं होते थे। वे केवल लगान का ही उपभोग कर सकते थे। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन है चौधरी, रावत, मलिक या पटवारी। तो सही उत्तर है चौधरी, ऑप्शन ए। दोस्तों, सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जो स्वशासन और पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर और जो चौधरी होता था वो भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। अगला प्रश्न है, शर्ब कर लगाया जाता था व्यापार पर, सिंचाई पर, गैर मुसलमानों पर या उद्योगों पर? तो सही उत्तर है सिंचाई पर। दोस्तों, सल्तनत काल में शासन सल्तनत काल में जो फिरोज तुगलक था, उसके धार्मिक नियमों के विद्वानों से परामर्श करके खेतों की उपज के 10% की दर से सिंचाई कर यानी हक ए शर्ब लगाया था। तो याद रखिएगा, शर्ब जो है वो सिंचाई कर था। अगला प्रश्न है, हदीस है एक क्या? इस्लामिक कानून, बंदोबस्त कानून, सल्तनत कालीन कर, मनसबदार या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है हदीस एक इस्लामिक कानून है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि इस्लाम धर्म के मूल स्रोत कुरान के बाद दूसरा स्रोत हदीस है। दोनों को मिलाकर इस्लाम धर्म की संपूर्ण व्याख्या और इस्लामी शरीयत की संरचना होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बलवन ने? तो सही उत्तर है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी। दोस्तों, इल्तुतमिश ने सल्तनत कालीन दो प्रमुख सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, शसगनी और जीतल किन धातुओं के थे?
ऑप्शन है चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा, चांदी जस्ता तांबा और सोना जस्ता तांबा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? चांदी तांबा। दोस्तों आप जान लीजिए सल्तनत काल के सिक्के टंका और शसगनी चांदी के और जीतल तांबे का था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था किसकी? गेहूं की, जौ की, चना की या फिर मक्का की। तो सही उत्तर है मक्का की। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मक्का पुर्तगाली लेकर आए थे, इसलिए 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक मक्का की खेती नहीं करते थे। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? आपको बताना है फवाजिल। तो याद रखिएगा दोस्तों सल्तनत काल में फवाजिल इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि होती थी। सल्तनत काल में फवाजिल या फाजिल शब्द से आशय इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि से है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करिए। दाम, जीतल, रुपया और टंका, इनमें से सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं कौन सी थीं? तो सही उत्तर हो जाएगा जीतल और टंका, यानी 2 और 4। दोस्तों सल्तनत कालीन दो प्रमुख मुद्राएं जीतल और टंका थीं। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। अगला प्रश्न है इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्यों? ऑप्शन है अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, मुस्लिम धर्म तत्वज्ञ की अक्सर उपेक्षा की जाती थी, सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बनाए, गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। तो बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्यों? क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। इतिहासकार बर्नी दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है क्योंकि सल्तनत काल में अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। अगला प्रश्न है कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? ऑप्शन है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, सही है। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, सही है। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, गलत है। और मुक्ति को इक्ता से एकत्र राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी जो है इक्ता व्यवस्था की विशिष्टता नहीं है। आप जान लीजिए इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, बल्कि इसी राजस्व से मुक्ति अपने सैन्य और प्रशासनिक व्यय पूरे करता था और उसे राजस्व से सुल्तान की सेवा के लिए सैनिक रखने पड़ते थे। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, जो कि एकता की विशिष्टता में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से जो है सुमेलन करना है। दीवाने अर्ज ये सेना विभाग से संबंधित होता था। दीवाने रिसालत, दोस्तों दीवाने रिसालत जो था ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित और विदेशी मामलों से भी संबंधित था। दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था और दीवाने वजारत ये वित्तीय मामला। तो 4-1-2-3, 4-1-2-3 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? ऑप्शन है आपके देखिए खराज, खुम्स, उश्र और मुक्तई। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? खराज, खुम्स, खराज, उस्र और मुक्तई। खराज, उस्र और मुक्तई यानी 1, 3 और 4 ये भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर थे। खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, बल्कि ये धर्मनिरपेक्ष कर था। खुम्स लूट का धन था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने
4/5 भाग राजकोष में रखा, शेष 1/5 भाग सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गढ़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। खुम्स के अलावा अन्य सभी भूमि उत्पाद जो हैं उस पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं, खराज, उस्र और मुक्तई। सल्तनत के प्रशासन के बाद आइए दिल्ली सल्तनत के कला और स्थापत्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। देखिए, पहला प्रश्न है आपका कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान के द्वारा कराया गया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण है वो आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था आपको बताना है। तो ये इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण आपसे पूछा गया है, किसके द्वारा कराया गया था। तो सही उत्तर है अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है दोस्तों किसके द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज़ तुगलक। तो अलाई दरवाज़ा जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी किस समय। तो सही उत्तर है अलाई दरवाज़ा में। दोस्तों, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सबसे पहले अलाई दरवाज़ा में प्रयोग में लाई गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक ने। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों, आप जान लीजिए कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ कराया और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ पाँचवीं मंजिल का भी निर्माण करवाया। इस तरह कुतुब मीनार के 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गईं, जो आज भी विद्यमान हैं। इसलिए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं किया था। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। तो उत्तर है फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था आपको बताना है। ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, बलबन का मकबरा, ऐबक का मकबरा या अलाउद्दीन का मकबरा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बलबन का मकबरा। दोस्तों, भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनवाया गया, जो स्वयं का मकबरा था। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में। तो सही उत्तर राणा कुंभा के शासनकाल में। दोस्तों, राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था। इसका निर्माण राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजयश्री प्राप्त कर उसकी स्मृति में कराया था। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। अजमेर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। जौनपुर में अटाला मस्जिद है, मालवा में जहाज़ महल और गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ये अजमेर में नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ये दिल्ली में स्थित है। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई थी। चित्रकला, स्थापत्य कला, नृत्य कला या संगीत कला। तो सही उत्तर सल्तनत काल में स्थापत्य कला की उन्नति सर्वाधिक हुई थी और ये भारतीय और इस्लामी शैलियों का मिश्रण थी। अगला प्रश्न है, भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ आपको बताना है। तो सही उत्तर है 12वीं शताब्दी से। दोस्तों, आप जान लीजिए
कि गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में आप जान लीजिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विश्व में सबसे पहले कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज़ का प्रयोग 12वीं शताब्दी में हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। ये भारत में कागज़ का सबसे प्राचीन प्रमाण है। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 188 फीट, 238 फीट, 388 फीट या 488 फीट? तो सही उत्तर 238 फीट। दोस्तों आप जान लीजिए कि कुतुब मीनार का निर्माण का प्रारंभ गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कराया गया, जबकि इसे पूर्ण इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया। इसकी ऊंचाई 237.8 फीट लगभग 238 फीट है। अगला प्रश्न है, मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। तुगलकाबाद का किला, दोस्तों ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। लाल किला दिल्ली का, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था दिल्ली के लाल किले का। हौज खास, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और द सिटी ऑफ सीरी या सीरी फोर्ट, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। 4 2 3 1, तो 4 2 3 1 ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार और फतेहपुर सीकरी सही कालानुक्रमिक बताइए जब इसका निर्माण हुआ था। तो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 ईस्वी ने तुगलक वंश की स्थापना के बाद दिल्ली में एक नगर की स्थापना की और उसका नाम तुगलकाबाद रखा था। इसे सुरक्षित रखने के लिए उसने एक किले का निर्माण कराया। लोधी गार्डन लोधी के शासनकाल में 1451 से 1526 में निर्मित हुआ और कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है किया और ये इल्तुतमिश के शासनकाल में 1211 से 1236 के कार्यकाल में पूरा हुआ। फतेहपुर की सीकरी की स्थापना और निर्माण अकबर द्वारा 1556 से 1605 में कराया गया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर 3 1 2 4 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है वास्तुशैली और संबद्ध राजवंश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेहराब की निचली सतह पर कमकल की झालर, तो ये खिलजी वंश यहाँ पर 3 हो जाएगा। अष्टभुजी मकबरों का उदय, तो ये तुगलक के शासनकाल में हुआ था। इसके अलावा स्तंभों में बोदी गोई का प्रयोग, तो ये विजयनगर साम्राज्य में जो निर्माण हुए थे उसमें हुआ। और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार शर्की, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 4 2 और 1। तो यहाँ पर मिलान करते हैं 3 4 2 और 1 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों मेहराब की निचली सतह पर कमल कल की झालर खिलजी वंश की वास्तुशैली है। अष्टभुजी मकबरों का उदय तुगलक वंश में। स्तंभों में बोदी गोई का उपयोग विजयनगर में। और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, ये दिल्ली सल्तनत के जो है झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, ये सरकी वंश की जो है ये निर्माण शैली या वास्तुशैली है। स्थापत्य और कला के बाद आइए दिल्ली सल्तनत में साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, किताबुल हिंद रचना के लिए प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? तो सही उत्तर है किताबुल हिंद अल बरूनी की रचना है। दोस्तों अरब से आने वाले यात्रियों में अल बरूनी प्रथम था। अल बरूनी बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसका वास्तविक नाम अबू रेहान था और इसने किताबुल हिंद की रचना की है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? आगरा, बाराबंकी, एटा या इटावा? तो उत्तर है अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, जिसको अमीर खुसरो कहा जाता है। इनका जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के वर्तमान काशगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। दोस्तों प्रश्न जब ये पूछा गया था तब ये एटा में ये इनका जो है जन्म स्थल था, लेकिन वर्तमान में अब ये कासगंज जनपद का निर्माण हो गया है। तो पटियाली जहाँ पर अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, ये वर्तमान में कासगंज जनपद में स्थित है।
अगला प्रश्न है, किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो उत्तर है अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता या तूतिए हिंद कहा था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी? तो सही उत्तर है खड़ी बोली के विकास में। खुसरो ने विभिन्न भारतीय बोलचाल की भाषाओं को सीखा, विशेषतः हिंदी, जिससे वह सर्वाधिक प्रेम करता था। उसने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? अमीर खुसरो, शेख निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या कोई नहीं? तो सही उत्तर है अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया, यानी ए और बी दोनों लोगों ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। तो याद रखिएगा, अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों ने ही 7 सुल्तानों से अधिक का शासनकाल देखा था। ए और बी दोनों ही सही होंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के, इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के या कुतुबुद्दीन ऐबक के? तो याद रखिएगा, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों के दरबार में रहे थे। ए और सी दोनों ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो एक थे कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ या ये तीनों? तो सही उत्तर है ये तीनों, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे कौन? जियाउद्दीन बर्नी, अफीफ, इसामी या अमीर खुसरो? तो सही उत्तर है अमीर खुसरो। दोस्तों याद रखिएगा, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था कौन? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है दोस्तों अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। अगला प्रश्न है, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? ऑप्शन है आपके शेख जमालुद्दीन अल बरूनी, मिनहाज उस सिराज या जियाउद्दीन बर्नी? तो सही उत्तर है मिनहास उस सिराज। दोस्तों आप जान लीजिए, तबकात ए नासिरी मिनहास उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नसीरुद्दीन को समर्पित किया गया है और ये ग्रंथ 23 अध्यायों में है। अगला प्रश्न है, निम्न भाषाओं में किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण दिया था? अरबी, तुर्की, फारसी या उर्दू को? तो उत्तर है फारसी को। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यहाँ इसे एक नवीन रूप प्रदान किया गया और दोस्तों दिल्ली सुल्तानों ने फारसी भाषा को संरक्षण दिया था। अगला प्रश्न है, किस संगीत वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? वीणा, ढोलक, सारंगी या सितार? तो सही उत्तर है सितार। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप जान लीजिए कि सितार संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। अगला प्रश्न है, संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया था? तो उत्तर है अमीर खुसरो ने। दोस्तों आप जान लीजिए, अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो था। संगीत यंत्र तबला और सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो ये थे राणा कुंभा। दोस्तों राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य और कला का भी पोषक था। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे कौन था? तो उत्तर है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे वो था फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी। दोस्तों तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? ऑप्शन है इब्न बतूता, बर्नी, बदायूनी या अमीर खुसरो?
तो सही उत्तर है इब्न बतूता, ऑप्शन ए। दोस्तों, इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और ये कथित दृश्य का जीवंत चित्रण इब्न बतूता के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। फतवा ए जहांदारी, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद और तबकात ए नासिरी। तो इसमें आप जान लीजिए दोस्तों कि फतवा ए जहांदारी पुस्तक के लेखक जियाउद्दीन बर्नी हैं, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंदबरदाई हैं, किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने की और ताबकात ए नासिरी मिन्हास उस सिराज का ग्रंथ है जो उसने सुल्तान नसीरुद्दीन को समर्पित किया। इनका सही कालक्रम हो जाएगा किताबुल हिंद, पृथ्वीराज रासो, तबकात ए नासिरी और फतवा ए जहांदरी। तो सही उत्तर 3, 2, 4, 1, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। जियाउद्दीन बर्नी की रचना तारीख़ फिरोज शाही है। याद रखिएगा, जियाउद्दीन बर्नी का तारीख़ फिरोज शाही है। हसन निजामी का ग्रंथ ताजुल मासिर है, इसके लेखक हसन निजामी हैं। मिन्हास उस सिराज, दोस्तों आप जान लीजिए मिन्हास उस सिराज की तबकात नासिरी और याहिया बिन अहमद की रचना जो है, याहिया बिन अहमद की रचना क्या हो जाएगी? तो याहिया बिन अहमद की रचना है तारीख़ मुबारक शाही। 3, 4, 3, 4, 2 और 1, यहाँ पर ऑप्शन देखिए 3, 4, 2 और 1, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान पर है। आप देखिए, सूची 1 में ग्रंथ हैं और सूची 2 में उनके लेखकों के नाम हैं। तारीख़ हिंद के लेखक अलबरूनी हैं। तारीख़ दिल्ली, याद रखिएगा ये खुसरो की रचना है। रहला इब्न बतूता की रचना है और तबकात नासिरी ये मिन्हास उस सिराज की रचना है। तो याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। तो यहाँ विकल्प क्या है? 3, 4, 1 और 2, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था, किस लिए? तो सही उत्तर है कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूप को इंगित करने के लिए। तो याद रखिएगा अपभ्रंश का अर्थ होता है भ्रष्ट और लोक प्रयोग में संस्कृत के विभिन्न रूपों को पतंजलि ने अपभ्रंश कहा है। आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को ये इंगित करने के लिए मध्ययुगीन संस्कृत ग्रंथों में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सल्तनत काल के प्रशासन, स्थापत्य, कला और साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ भारतीय इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।